हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज राजस्थान की झीलों की। ठीक है, अब तक हमने नदियाँ सारी पढ़ ली और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। ठीक है, उससे पहले झीलें पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि एक नदियों में मतलब कुछ नदियाँ रह गई थी, लगभग एक दो ही रही हैं, बाकी तो सब करवा दी हैं। उसमें क्या रहा कि एक टॉपिक डाल लेना यहीं पे पिछले नदियों में कि सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी नदियाँ? सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। अब ये नहीं बताई थी हमने अलग से कि सांभर झील में कौन कौन सी, वैसे एक दो नदी पढ़ाई थी उस हिसाब से बता दी थी कि ये सांभर झील में गिरती है, लेकिन अलग से नहीं करवाई कि सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सांभर झील में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं 4 नदी। ठीक है, अब आप वो 4 नदी याद रखेंगे। तो वो 4 नदी हैं, लिख लो। एक है खारी, दूसरी है मेंथा। ठीक है, एक है खारी, दूसरी है मेंथा, तीसरी है रूपनगढ़, और चौथी है कौन सी रह गई? खारी, मेंथा, रूपनगढ़ और एक रह गई खंडेला। ठीक है, रूपनगढ़ हम करवा चुके हैं, खारी भी हमने करवा दी है। और ये छोटी छोटी नदियां हैं। ये जो मेंथा नदी है सबसे अधिक लवणता वाली नदी है, जो कि सांभर झील को लवण बनाती है। मतलब ज्यादा लवण किस नदी से सांभर झील बन रही है? वो है मेंथा नदी। इसकी है अधिकतम लवणता वाली नदी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि अधिकतम लवणता वाली नदी कौन सी है, तो वो है मेंथा नदी। ठीक, अब ये जो नदी है कौन सी? मेंथा नदी, ये निकलती कहाँ से है? इसका जो उद्गम है वो होता है जयपुर से। और जयपुर में कहाँ से? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, इतना ही याद रख लेना कि ये 4 नदी हैं। और इसको याद रख लेना कि मेंथा नदी अधिकतम लवणता वाली है, जो कि सांभर झील को लवण बनाती है। तो यदि पूछा जाए कि सांभर झील में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें सबसे अधिकतम लवणता वाली कौन सी नदी है, तो वो है मेंथा नदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए यहीं पे। बाकी हम जब सांभर झील पढ़ेंगे आगे झील के टॉपिक में तो वहाँ भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब झीलें पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और बता दूं कि पटवारी के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर देना जल्दी से जल्दी, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। उसके बाद लाइब्रेरियन के भी आए हुए हैं, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के, तो वो भी आप सभी भर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की झीलें। तो जो झीलें होती हैं वो बनावट के आधार पे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो कि जो राजस्थान की जो झीलें हैं या फिर झीलें हैं, झीलें कहीं की भी हों तो 2 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पे? बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पर लिखो झीलें। तो बनावट के आधार पे होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, बनावट के आधार पे झीलें कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक। दूसरी है कृत्रिम। ठीक है, एक हो गई प्राकृतिक, दूसरी है कृत्रिम। अब प्राकृतिक झीलें जो अपने आप निर्मित हुई हैं उन्हें हम प्राकृतिक बोलते हैं, और कृत्रिम वो जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो झीलें होती कृत्रिम। ठीक है, अब प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी झीलें आती हैं?
सबसे पहले तो एक मेन झील आती है सांबर झील। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो सांबर झील। देखो एक डाउट और भी था साथियों का कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो नोट्स वही होते हैं जो हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बाकी तो दूसरों की छपा छपाया वो हो गया ना एक तरह से, कि उनको हम नोट्स नहीं कह सकते। वो तो एक तरह से बस कुछ लिखा है ना। नोट्स तब तक ही बनेंगे जब हम अपने ही हाथों से, मतलब उसमें हमें पता होता है, जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसमें हमें पता होता है कि हमने इतना चीज़ यहाँ पे लिखी और ये चीज़ हमने क्यों लिखी, वो तक भी हमें पता होता है। ठीक है, और किस चीज़ में हमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब हम वो चीज़ें अपने हाथों से लिखते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हम अपने हाथों से लिखते हैं वो हमें याद भी जल्दी होती है। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये लगता है ना कि चीज़ें आपको समझा तो यहाँ पे दिया जा रहा है ना, तो आप लिख भी लो उसको। अगर आपको एक बार समझ आ रही है चीज़ें पढ़ने से तो आप उस चीज़ को लिख भी लो उतनी ही देर में, और एक बार अगर आपने लिख ली तो आपको याद भी होगी। ठीक है, आप अगर नोट्स ले भी लेते हैं तो आप उसको मतलब आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लो, है ना। तो देखो एक खुद के बनाए हुए नोट्स की तो ये बोलते हैं कि होड़ ही नहीं है, तो कहीं भी होड़ नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप नोट्स खुद बनाओ। ठीक है ना, अगर हमारे पास हम तैयारी कर रहे हैं और नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है तो हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं। एक बात तो ये भी है ना कि हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, कि हमारे पास पढ़ने का ही टाइम नहीं है। टाइम है किस चीज़ का, जब तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई का ही टाइम नहीं है तो फिर और किस चीज़ के लिए टाइम होगा, है ना। तो नोट्स खुद ही बनाओ, टाइम ही कितना लगता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई ना तो आप अपनी भाषा में, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे यहाँ पे लिखा हो या फिर कहीं पर भी लिखा हो तो आप वैसे ही बनाओ। आप नोट्स वो होते हैं जो आप अपनी भाषा में बनाएं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए पहले। ठीक है, तो ये हो गई नोट्स की बात, आप खुद ही बनाएं। अब देखो हम पढ़ रहे थे कि झीलें बनावट के आधार पे दो प्रकार की, एक हो गई प्राकृतिक, दूसरी हो गई कृत्रिम। प्राकृतिक झीलों में आती है सांबर झील, दूसरी इसमें लिख लो पुष्कर झील। सांबर झील कहाँ पे है, आगे जब सांबर झील पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, मेन तौर पे ये जयपुर के अंदर है। पुष्कर झील, तीसरा इसमें आती है नक्की झील। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची झीलों में नक्की झील गिनी जाती है। चौथा आता है इसमें दूध तलाई झील। ठीक है, और एक और लिख लो यहाँ पे डायलाब झील है, डायलाब झील। ठीक, तो ये कुछ झीलें हैं प्राकृतिक झीलें, आप याद रखना। दूसरी आती हैं यदि हम कृत्रिम झीलों की बात करें तो उसमें आप गोविंद सागर लिख लो, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। दूसरा इसमें आ जाएगा आपकी राजसमंद झील, तीसरा इसमें लिख लो जयसमंद झील। ठीक है, तो ये कुछ झीलें हैं जो कि हमारी कृत्रिम झीलें हैं, और भी झीलें हैं। ठीक है, अभी आप इतनी झीलें लिखो, जब हम और झीलें पढ़ेंगे तो उसमें बताते जाएंगे कौन सी कृत्रिम। बस ये समझना है कि प्राकृतिक कौन सी होती हैं जो अपने आप निर्मित हुई हैं, और कृत्रिम कौन सी होती हैं जो मानव के द्वारा, हमारे द्वारा बनाई गई हैं, तो वो हैं कृत्रिम झीलें। ठीक है, दूसरा आता है, ये तो हो गई बनावट के आधार पे प्राकृतिक एंड कृत्रिम झीलें। दूसरा आती हैं हमारी किसके आधार पे होंगी, प्रकृति। जैसे झीलों की प्रकृति कैसी है, दो ही प्रकार की होती हैं वो भी झीलें, एक होती है मीठे पानी की, दूसरी होती है खारे पानी की झीलें। तो झीलों में क्या होगा, झीलों में क्या होता है पानी, अब पानी मीठा होता है या फिर खारा होता है, दो ही टाइप का तो हो सकता है।
तो इसलिए प्रकृति के आधार पे देखें तो झीलें होती हैं 2 प्रकार की। तो यहाँ पे लिख लो आप प्रकृति के आधार पे, ठीक है, प्रकृति के आधार पर। अब प्रकृति के आधार पे कितने प्रकार की, तो प्रकृति के आधार पर भी 2 प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है। और वो 2 प्रकार कौन से हैं, एक तो है खारे पानी की, दूसरी है मीठे पानी की। तो खारे पानी की झीलें, दूसरी है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, ठीक है। तो एक हो गई खारे पानी की झीलें, दूसरी है मीठे पानी की झीलें। देखो सीधा ही दिख रहा है इसमें, तो खारे पानी की कौन सी होंगी, जिनका पानी जो खारा होता है, और मीठे पानी की कौन सी, जो जिनका पानी मीठा होगा। अब आप ऐसे याद रखना कि एक याद रख लो कि खारे पानी की कौन सी झीलें हैं राजस्थान में। अगर आपने खारे पानी की झीलें याद रख ली तो मीठे पानी की बची हुई होंगी वो मीठे पानी की झीलें होंगी, ठीक है। तो आप सिर्फ खारे पानी की याद करो, ठीक। तो देखो कौन कौन सी लिखें, मतलब कौन कौन सी होंगी खारे पानी की झीलें। आपको क्या याद रखनी, खारे पानी की ही याद रखनी है। तो खारे पानी में लिख लो पहले, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट झील है वो आती है सांबर झील, ठीक है, सांबर झील। उसके बाद लिखो फलोदी झील, ठीक है, फलोदी झील। तीसरा इसमें आ जाएगी आपकी फलोदी झील, तीसरा इसमें आ जाएगी, आप लिखो कुचामन झील, कुचामन। चौथा लिखो कावोद झील, पांचवा इसमें लिखो आप काछोर झील, ठीक है। इसी के अंदर यहाँ पे लिख लो इसी साइड लिख लो, ये हो गई हमारी मीठे पानी की झीलें हो जाएंगी, ठीक है। तो छठी इसमें आती है, कैसे 3 हो गई, इसमें लिखो आप पंचपदरा झील, पंचपदरा झील। सातवीं इसमें आती है पोकरण झील, ठीक है। आठवीं लिखो इसमें आप रेवासा झील, और 9वीं लिखो इसमें डीडवाना झील। 10वीं लिखो इसमें डेगाना झील, और एक और लिख लो लूणकरण, यहाँ लिख लो। 11वीं आ गई लूणकरण झील, लूणकरण सर है, ठीक है। अब देखो याद कैसे करनी है, ये सारी झीलें दिख रही है ना इकट्ठी यहाँ पे, कि ये सारी झीलें हमें याद करनी है, खारे पानी की झीलें हैं। तो देखो पानी अगर खारा है तो हमें उसको साफ रखना ज़रूरी है। खारा पानी कोई पी सकता है, नहीं पी सकता। तो ये बात ध्यान रखो, अगर पानी खारा है तो उस झील को हमें क्या करना है, साफ करना है। तो साफ है, कर दिया साफ। तो लिख लो यहाँ पे पानी खारा है तो क्या करना है, साफ। सांबर फलोदी हो गई 2 झीलें। फिर आप याद रखो उसकी क्या करनी है, हमें काया पलट। साफ कैसे कर सकते हैं, कलप, कलप याद रखो, काया पलट कर दो या तो कलप। और फिर याद रखो आर और डी से 3 नदियां हैं यहाँ पे, ये रेडी। तो साफ करने के लिए रेडी हो आप, और ये याद रखो कलप। हो गई सांबर फलोदी। कैसे आप याद रखो 3 नदियां हैं, केथरी कुचामन कावोद काछोर, ले से लूणकरणसर, और पै से पंचपदरा। पंचपदरा भी क्या है, खारे पानी की झील है। और पै से ही याद करो आप पोकरण, K3L1P2, K3
L1P2। 312 भी याद रखो इसके साथ, कलप के साथ। तो या तो आप ये ट्रिक याद करो या फिर सीधे सीधे इनको देखो, और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपने आप ही याद हो जाएंगी ये खारे पानी की झीलें। जब कोई चीज़ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो वो हमें जल्दी याद होती है, बजाय उसकी हम उसको पॉइंट पॉइंट में पढ़ें। ठीक है, अब आपको लग रही होंगी कोई बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ रहा है तो कि इतनी सारी झीलें कैसे याद होंगी, फिर बच गई मीठे पानी की झीलें कैसे याद होंगी। तो आपको मीठे पानी की अभी नहीं करनी है याद, जब हम पढ़ेंगे तो ये बताते जाएंगे कि मीठे पानी की कौन सी हैं और खारे पानी की कौन सी हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि मीठे पानी की कौन सी हैं। लेकिन अभी देखो खारे पानी की देख लो, कि खारे पानी की ध्यान में रखनी है। बची हुई अगर हमारे दिमाग में खारे पानी की झीलें रहेंगी, उनमें अगर कोई झील नहीं आती है तो मतलब वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो सांभर, फलोदी, कुचामन, कावोद, काछोर। सांभर, फलोदी, कुचामन, कावोद, काछोर होगी ना केथरी। फिर आता है एल से लूणकरणसर। फिर आया पैटू, पोकरण एंड पचपदरा। फिर रेडी आए तो रेवासा, डीडवाना और डेगाना। होगी ना सारी नदियाँ, सॉरी झीलें। तो ये है खारे पानी की झीलें। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या पढ़ लें। अब हमें है ना सबसे पहले पढ़ लेते हैं खारे पानी की झीलों में सांबर झील आती है, तो हम पढ़ेंगे अब सांबर झील को। ठीक, तो लिख लो यहाँ पे सांबर झील। ये क्या थी आपकी ट्रिक, आपके हिसाब से अगर किसी को याद नहीं हो तो ये देख लेना, ये खारे पानी की झीलों की ट्रिक थी। साफ करने के लिए रेडी हो जाओ, ऐसे याद करो कुछ। खारे पानी की झील को साफ करने के लिए रेडी करने से तो आप कलप याद रखना है, उसकी काया पलटनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ लिखो अब आप सबसे पहले कौन सी झील पढ़ेंगे हम, सांबर झील। ठीक है, कौन सी झील पढ़ेंगे, सांबर झील। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो मतलब जिस बच्चे को भी अगर मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि कोर्स भी परचेस नहीं कर पाते हैं ना, तो उनको मदद हो इन चीज़ों से। ठीक है, वो अपना पढ़ाई पूरी कर सकें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आ जाओ, देखो चैनल की मतलब इस क्लास में आपने देखा होगा कि पढ़ाई के अलावा कोई अन्य बातें नहीं होती हैं, और मेरा मानना यही है कि जितनी देर हम पढ़ाई करें उतनी देर पढ़ाई ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अन्य बातें करने के लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है ना, पढ़ने आए हैं आप, तो आपको क्या चाहिए, इस क्लास से पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई कर लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता टाइम का, तो इतनी देर में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आपका ध्यान पूरा मतलब क्लास में ही होना चाहिए, आप जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे आपकी सोच भी बननी चाहिए। हम राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं तो आपको राजस्थान के अंदर ही पहुंचना है। सांबर में है तो सांबर झील कहाँ पे है, आपको वहीं जगह पे पहुंचना है, मतलब दिमाग को उसी जगह पे लेके जाना है, तब जाके आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो सांबर झील है, तो सांबर झील है कहाँ पे, ये देखो सांबर झील। आप एक सेकंड के लिए मैप देख लो, तो मैप से क्या और जल्दी याद होता है। दिख रहा है मैप, ये रहा मैप, है ना। अब सांबर झील है आपकी जयपुर के अंदर, यहाँ है आपकी सांबर झील। अब सांबर झील जो मानी जाती है, मानी क्या जाती है ही कि 3 जिलों में है। पहले देखो ये डीडवाना नहीं था तो ये पूरा क्या था, नागौर था, है ना। ये वाला और ये वाला मिला के पूरा क्या था, नागौर था। ये हमारा जयपुर, ये हमारा अजमेर। तो सांबर झील जो है इन तीनों जिलों के अंदर आती है, आती थी पहले नागौर, अजमेर और जयपुर में। अब नागौर को हटा के डीडवाना बन गया, तो इसका मतलब अब ये इन 3 जिलों में आती है, डीडवाना, अजमेर एंड जयपुर। यदि आपको पूछा जाए कि सांबर झील कहाँ पे है और ऑप्शन में ये तीनों अलग अलग दिए हैं, तो आपको बताना है मेन तौर पर जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर ग्रामीण हुआ था, जयपुर शहरी हुआ था, तब तो ये आती थी जयपुर ग्रामीण के अंदर। लेकिन अब ना तो जयपुर ग्रामीण है ना शहरी, उनको भी मिलाकर एक कर दिया है जयपुर। तो अब आपको लिखना है कि ये नदी, सॉरी ये झील आपके कहाँ पे है। नदियाँ ज़्यादा दिन पढ़ लेना तो नदी नदी आ रहा है दिमाग में।
तो आज से हमें झील बोलना है, झील पढ़ रहे हैं। तो झील आ गई हमारी जयपुर के अंदर, कौन सी? सांबर झील। ठीक है, तो वैसे तो ये 3 याद रखने हैं आपको, डीडवाना, अजमेर और जयपुर, तीनों एक ऑप्शन में हो तो आपको ये तीनों ही करने हैं। मेन तौर पर पूछी जाए तो अजमेर के अंदर है, सॉरी जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो लिख लो सांबर झील। अब ये सांबर झील अभी हमने पहले पढ़ी कि ये झील क्या है? प्राकृतिक है। देखो पढ़ी थी प्राकृतिक है, उसके बाद हमने पढ़ी प्राकृतिक के साथ साथ ये खारे पानी की भी है, पढ़ ली खारे पानी की। अब खारे पानी के साथ साथ तो 2 टाइप की तो हो गई, प्राकृतिक एंड खारे पानी की झील। उसके बाद ये है कहाँ कहाँ पे, हम तो ये देख रहे थे कि ये है कहाँ कहाँ पे। तो ये आप लिखो डीडवाना, डीडवाना, कुचामन, प्लस कहाँ पे है? जयपुर मेन तौर पे, प्लस अजमेर, अजमेर। ठीक है, तो इन तीनों जिलों को मिला करके हमारी आती है सांबर झील। अब देखो ये जो सांबर झील है ये आयताकार में बनी हुई है। आप इसको चित्र के हिसाब से समझेंगे, डायग्राम के हिसाब से समझते हैं तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, मतलब आयत की तरह नज़र आ रहा है। तो ये समझो ये जो झील है ये आयत की शेप में ही है, रेक्टेंगल की शेप में ही है ये झील। कौन सी झील? सांबर झील। तो दिख गया ना, ये है हमारी सांबर झील। लिख लो ये है हमारी सांबर झील। ठीक, होगी सांबर झील। अब इसका जो आप यहाँ पे लिख लो, इसका जो विस्तार है, मतलब इसका जो अक्षांश ये विस्तार हम देखें, ये अक्षांश है इसकी। अक्षांश तो ऐसे ही बनी हुई है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर कैसे हैं? ऐसे हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड हैं, जो अक्षांश हैं, उनका तो है, आप लिखो 27 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री अक्षांश के मध्य ये झील आती है, सांबर झील। अक्षांश में तो ये इतना आ रही है। ठीक है, यदि बात करें हम देशांतर की तो 74 डिग्री से 75 डिग्री, मतलब 1 डिग्री देशांतर के अंदर ये झील आ जाती है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर के अंदर झील और 2 डिग्री अक्षांश के अंदर झील। तो अक्षांश की बात करें तो 2 डिग्री तक है लगभग, और ये 1 डिग्री देशांतर के अंदर है। ठीक, तो ये सांबर झील, ये अक्षांश हो गए हमारे, आयताकार इसकी शेप है। और कुल जो नमक का जो उत्पादन होता है देश के अंदर, मतलब पूरे हमारे भारत के अंदर, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं। और झीलों के का जो टॉपिक तो इंडिया जीके के में भी आएगा। तो जब अगर हम इंडिया जीके पढ़ेंगे, जब हमारी राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम इंडिया जीके शुरू करेंगे, तब उसके में हम भारत की झीलें तब पढ़ लेंगे। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है कि राजस्थान की झीलों के ऊपर। तो जब ये बात कर रहे हैं हम, सांबर झील है तो राजस्थान में, लेकिन यदि पूरे देश की बात करें हम, तो देश के अंदर जितना नमक उत्पादन हो रहा है, हमारे भारत के अंदर जितना नमक उत्पादन हो रहा है, उस नमक में, मतलब पूरे भारत के अंदर 100% नमक उत्पादन हो रहा है, उसमें से 80% जो हिस्सा दे रहा है नमक उत्पादन में, वो सांबर झील दे रही है। तो 87% क्या नमक उत्पादन का हिस्सा हमें सांबर झील दे रही है। इसका मतलब 87% नमक उत्पादित कर रही है। पूरे देश के नमक उत्पादन से 87% कहाँ पे हो रहा है? सांबर झील के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये खारे पानी की तो है, लेकिन ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आप देखो, पहला तो लिखो ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो राजस्थान की हो गई सबसे बड़ी खारे पानी की झील। बड़ी का मतलब
बड़ी का मतलब जो एरिया कवर कर रही है उस हिसाब से। तो जितनी भी खारे पानी की झीलें हमने अभी देखी उनमें से ये सबसे बड़ी है। ऐसे पढ़ो इसको, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी बोले तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक है। और भारत की बोले तो ये दूसरे नंबर की है। भारत की दूसरे नंबर की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक। आप देखो ये तो हो गई सबसे बड़ी और छोटी की बात। 87% इससे नमक उत्पादन होता है। इसमें हमने बताया 4 नदियाँ आके गिरती हैं। देखो जो सबसे अधिक लवणता वाली नदी थी वो ऊपर से आके गिरती है, जिसका नाम है मेंथा नदी। हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा नमक मेंथा नदी ही लाके, लवणता वाली है ना सबसे अधिक लवणता वाली, तो सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी मेंथा नदी, इसी से ज़्यादा नमक इसमें आके मिलता है सांबर झील में। ठीक है। उसके बाद नीचे से नदी आती है एक दक्षिण साइड से, जिसका नाम है रूपनगढ़। क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। आप सोचोगे ये मेंथा क्या हो गया, थोड़े दिन बाद नोट्स पढ़ोगे तो इसमें लिख लो मेंथा नदी। कुछ दिन बाद याद नहीं रहता, अभी याद होता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। और तो शॉर्ट में नहीं लिखना, जो मतलब नहीं भी लिखा गया अगर बोला गया तो आप उसको लिख लो, ताकि थोड़े दिन बाद रिवीजन करो तो वो याद रहे। ठीक है। तो ये हो गई मेंथा नदी, एक नीचे से आ रही है रूपनगढ़ नदी, दूसरा इसमें लिख लो यहाँ पे खारी नदी, खारी नदी। चौथी इसमें जो आ रही है मेंथा, रूपनगढ़, खारी एंड खंडेला नदी। ठीक है। तो 4 नदियाँ आके गिर गई इसके अंदर, किसमें? सांबर झील में। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर लिखो। इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर, लंबाई याद रख लो, चौड़ाई तो थोड़ी सी है इसकी। ठीक है। तो लंबाई इसकी 32 किलोमीटर। अब इसके जो किनारे बने हुए हैं कुछ चीज़ें वो देखो। इसके किनारे एक तो बना हुआ है शाकंभरी माता का मंदिर। ठीक है। तो यहाँ लिखो आप, जब इसको ऐसे ही देखोगे ना, एक मतलब एक नज़र में हम सारी चीज़ें देखते हैं ना कि ये देखो ये सांबर झील है, 87%, यहाँ पे मेंथा, यहाँ पे रूपनगढ़, ये खारी, ये खंडेला, यहाँ पे आके मिल गई है ना। तो एक नज़र में देखते हैं तो फिर याद रहता है वो सारी चीज़ें। अब लाइन वाइज लिखेंगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो चीज़ें, देखिए देखने के बाद देखो हम कभी कहीं पे घूमने जाते हैं, मान लो हम कोई किला ही या फिर कोई मंदिर ही घूमे आए, तो अब आपको वो मंदिर कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे कि ये मंदिर कहाँ पे था। देख लो आप कहीं पे घूम के भी आए होंगे तो आपको याद होगा कि वो मंदिर हाँ वहाँ पे था। और आपने बहुत सारे मंदिर ऐसे पढ़ लिए होंगे किताबों में कि हाँ ठीक है अब तो याद हो गया, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे था, है ना। लेकिन जहाँ पे आप घूम के आए वो मंदिर आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मंदिर कहाँ पे था, या फिर उसकी चीज़ें कैसे कैसे थी, उसके किनारे क्या था, कोई झील थी, है ना। तो आप थोड़ा सा ऐसे, अब देखो ये सांबर झील बनाई, इसके किनारे एक मंदिर है जो है अब सभी जगह तो हम घूम के नहीं आ सकते ना, पढ़ने का टाइम है। शाकंभरी नदी, सॉरी शाकंभरी माता का मंदिर, माता का मंदिर। ठीक है। और भी झीलों के किनारे हैं, लेकिन उसके अलावा ये सांबर झील के किनारे भी शाकंभरी माता का मंदिर है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा इस झील के जो किनारे हैं एक मतलब हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड खोला गया। क्यों? क्योंकि नमक की है तो हमें कुछ कंपनी बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो जो केंद्र सरकार का तो जो था ना प्लांट लगाया केंद्र सरकार ने तो लगाया हिंदुस्तान सांबर के नाम से ही रखा, हिंदुस्तान
साल्ट लिमिटेड रखा। क्या रखा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ठीक है। दूसरा जो राजस्थान सरकार ने लगाया उसका नाम राजस्थान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान साल्ट लिमिटेड। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना। ये था राजस्थान सरकार का। ठीक है। अब ये जो लगी कब है? ये 1964 की बात है। कब लगी? ये 1964 में। ठीक, ये भी 1964 में ही लगा है, यहाँ पे लिख लो 1964 के अंदर, क्योंकि ये डेट भी पूछ ली जाती है और कौन सा किसके किनारे है, मतलब कहाँ पे लगा है। सांबर झील में कौन सा लिमिटेड, कौन सा प्लांट लगा है? तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का, राजस्थान साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का। ठीक है, तो ये हो गई दो साल्ट लिमिटेड। अब ये जो झील है इसको जो रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन भी हम पढ़ लेंगे जब इंडिया जीके पढ़ेंगे। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? ये आर्द्र भूमि वाली जो भी जगह हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनको क्या एक सूची बनाई गई है रामसर साइट की, उनमें रखा जाता है जो भी महत्वपूर्ण जगह होती हैं। ठीक है, तो इसको सांबर झील को उस रामसर सूची में शामिल कर लिया गया था। कब? 1990 में। तो ये डेट याद रखनी है आपको कि 1990 में रामसर सूची में शामिल, रामसर सूची में शामिल। ठीक है, तो ये 1970 में हो गई रामसर सूची में शामिल। इतना हो गया। उसके बाद एक और देख लो कि सांबर झील के यहाँ पे मतलब कुछ इसको उपनाम भी बोलते हैं, मतलब कुछ अलग अलग नामों से जानी जाएगी, सबका अपना अपना होता है। तो सांबर झील है जो है वो अलग अलग किन नामों से जानी जाती है, इसको देख लो। इसके जो उपनाम है यहाँ पे लिखो उपनाम, इम्पोर्टेंट है ये उपनाम, ये आपको एक अच्छे से याद रख लेना है कि जो इसकी उपनाम है ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो कौन कौन से हैं। इसको बोला जाता है देवयानी, देवयानी, देव भगवान जो होते हैं तो इम्पोर्टेंट है तो देव। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, याद रखो तीर्थों की नानी। ठीक है, देवयानी, तीर्थों की नानी। और इसको बोला जाता है विवाह स्थली, विवाह स्थली। ठीक है, किसकी? अकबर की। ये अकबर की विवाह स्थली है, अकबर की विवाह स्थली। ठीक है, किसकी विवाह स्थली है? अकबर की विवाह स्थली है। उसके बाद इसको बोला जाता है दादू की तपोस्थली, मतलब जो दादू दयाल जी थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तो इसको बोला जाता है सांबर झील को, सांबर झील के किनारे उन्होंने तपस्या की थी तो इसको बोला जाएगा दादू की तपोस्थली। क्योंकि जो तपोस्थली जिन जिन लोगों ने मतलब इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं जैसे दादू दयाल जी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो जो जब हम संप्रदाय और जो वो सब पढ़ेंगे तो उसमें हम दादू दयाल जी को भी पढ़ेंगे। दादू दयाल जी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्होंने सांबर झील के किनारे तपस्या की थी, तप किया था, तो इसलिए सांबर झील को क्या बोलते हैं? दादू की तपोस्थली। कौन सा स्थान बोलते हैं? स्थली मतलब समझ जाओ, स्थली मतलब स्थान। ठीक है, तो ये हो गई दादू की तपोस्थली। दूसरा, जब इस मतलब झील के अंदर जो नमक का उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो कैसे किया जाता है? कोई तो टेक्निक अपनाई होगी ना। तो वो जो टेक्निक थी वो है आपकी क्यार पद्धति, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यार पद्धति। ठीक है, तो वो टेक्निक आपकी है क्यार पद्धति। इस क्यार पद्धति से सांबर झील के अंदर नमक निकाला जाता है, नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इसमें आपकी सांबर झील से कौन सी पद्धति से नमक बनाया जाता है? तो सांबर झील से आपको बोलना है क्यार पद्धति से नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आज की सांबर झील। कहाँ पे है? डीडवाना, कुचामन, अजमेर, आपको बोलना है जयपुर। यहाँ पे आप ऐसे याद रखो कि ये है हमारी सांबर झील और ये सारे इसके अंदर पॉइंट है। आपको मतलब
बिना देखे जब भी सांबर झील आए तो आपको ऐसे रख के, मतलब सांबर झील जब भी आएगी तो आपको कहाँ चले जाना है, डीडवाना, अजमेर, वो जयपुर के पास अब डीडवाना हो गया, फिर अजमेर हो गए। यहाँ पे ये हो गई 2 डिग्री अक्षांश के मध्य है, वो है 27-29, 1 डिग्री देशांतर के मध्य है, 74-75 के अंदर है। फिर ये जो झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी, खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी है ये। उसके बाद भारत के अंदर ये दूसरी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद जब सांबर झील हुई तो क्यार पत्ती के अंदर, इसके अंदर जो किसका निर्माण होता है, नमक का निर्माण किस पत्ती से हो रहा है, क्यार पत्ती से। 87% पूरे देश का यहाँ पे नमक उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके किनारे अगर मंदिर है तो कोई है शाकंभरी माता, सांबर से शाकंभरी माता, याद रखो, सांबर शाकंभरी माता। दूसरा इसमें आ जाओ आप, इसके जो उपनाम देवयानी, उसकी किसकी नानी थी, तीर्थों की नानी थी ये, ठीक है। तीर्थ स्थल, पूजा पाठ इससे संबंधित, तो देव हैं तो तीर्थों की नानी हो गई। फिर अकबर जो हैं उनकी विवाह स्थली हो गई, वहाँ पे इनका विवाह हुआ होगा। दूसरा वो दादू जी थे, दादू जी की तपोस्थली ये हो गई, ठीक है। 4 नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, ऊपर से मेंथा जो कि सबसे अधिक लवणता वाली थी, नीचे से दक्षिण की साइड से रूपनगढ़, ठीक है। फिर 2 नदियाँ आ गई थी, एक खारी एक खंडेला, तो ये 4 नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। इतना हो गया था, और क्या बच गया, बस 2 इसके पास अगर कंपनी बनानी है नमक उत्पादन के लिए तो एक तो थी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कि केंद्र सरकार की थी, दूसरा आपके आ गई राजस्थान की जो कि राजस्थान साल्ट लिमिटेड थी। अब राजस्थान की कितने में बनी थी वो, 1964 के अंदर, ठीक, इतना हो गया बस। और लास्ट आ गया आपकी रामसर साइट, कब, 1990 में ये रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। और ये कब कब बनेगी कि 1990 में, कब सांबर झील को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया, 1990 में, 1990 में सांबर झील, 1900 से सांबर, 100 मत याद रख लेना, 1900 याद रखना है, ठीक है। तो ये बस ये हो गई, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सांबर झील आपको ऐसी ही याद रखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है ना, फिर आपको बोर होने लगेगा। एक दिन में आप इतना पढ़ लो, मतलब आप अगर अगली क्लास देखने आ रहे हो ना तो आपको पीछे वाला याद होना चाहिए और आप उसे रिलेट करते जाओ। जैसे नदियों वाला टॉपिक पढ़ा ना, तो आप अब नदियाँ हमने वहाँ पढ़ी, अब आपको ये देखना, देखो वो नदी यहाँ से आगे मिल रही थी, अब सांबर में मिल गई, ठीक है ना, सांबर में आके, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, रिलेट करते जाना है। जैसे आप शब्दावलियों वाला टॉपिक, तो शब्दावलियों वाला टॉपिक क्या था, इम्पोर्टेंट था, क्यों, क्योंकि उसमें शब्द हैं, राजस्थान के अंदर जो भी शब्द यूज होते हैं, जो नाम बने हुए हैं, राज्यों के नाम बने हुए हैं, पहाड़ियों के नाम बने हुए हैं, कुछ मैदानों के नाम बने हैं, कुछ पठारों के नाम बने हुए हैं, तो उस शब्दावली अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो आपको जो वर्ड दिखेगा आप उस वर्ड से ही समझ जाओगे कहाँ की बात कर रहा है। आधा तो उसी से ही डाउट क्लियर हो जाता है, अगर आपको राजस्थान में जो शब्दावलियाँ रखी गई हैं वो याद है तो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और आप ये बताना आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग, मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे आगे की झीलों के साथ।